हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। विशाखा जी सीमी और आशु की बात सुनकर वैभव और अंश को देखती है। दोनों विशाखा जी को इशारा करते हैं। विशाखा जी दोनों का इशारा समझ जबरदस्ती हंसते हुए बोली, सीमी बेटा घर पर तो हमेशा रहते हो, तुम दोनों अब आए हो तो बच्चों के साथ मूवी देख लो, और आज वैसे भी तुम दोनों घर पर हो तो बोर हो जाओगी ना। विशाखा जी ये कहते हुए मानसी जी की कोहनी मारती है। मानसी जी नासमझी में विशाखा जी मानसी जी को अपनी तरफ देखते हुए हंसते हुए बोली, है ना दीदी, हम सही कह रहे हैं ना। मानसी जी हैरानी से विशाखा जी को देखती है। विशाखा जी मानसी जी के पैर पर पैर मारते हुए उन्हें इशारा करती है। मानसी जी इशारा समझ हंसते हुए बोली, हाँ हाँ सीमी और आशु, विशाखा सही कह रही है, तुम दोनों भी मूवी देखने जाओ, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। आशु मना करते हुए बोली, पर आंटी, विशाखा जी बीच में ही बोली, पर वर कुछ नहीं, अपनी चाची के कहने पर इतना भी नहीं कर सकते तुम दोनों। आशु सबकी तरफ नजर करती है। वैभव और अंश तो खाना खाने पर फोकस कर रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यहाँ की बातों से कोई लेना देना नहीं है। आशु हार मानते हुए बोली, ठीक है आंटी, अगर आप इतना ही कह रही है तो हम आपकी बात कैसे टाल सकते हैं। विशाखा जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये हुई ना बात, हम ड्राइवर को फोन कर देते हैं। विशाखा जी फोन निकालने को हुई कि अंश विशाखा जी को रोकते हुए बोला, चाची रहने दीजिए, मेरे साथ ड्राइवर आया था, वो आपको घर छोड़ देगा। मानसी जी अंश की बात सुनकर बोली, ये तो और भी अच्छा है, चलो अब सब खाने पर ध्यान दो। सभी हाँ में गर्दन हिलाते हुए खाना खाने लगते हैं। कुछ ही वक्त में सभी का खाना हो जाता है। अंश विशाखा जी और मानसी जी को गाड़ी तक छोड़ने चला जाता है। वही वैभव सीमी और आशु के साथ मॉल में बने थिएटर की ओर चले जाते हैं। वैभव सीमी और आशु को एक जगह रुकने का कहकर खुद टिकट लेने चला जाता है। वैभव टिकट वाले से जाकर 4 टिकट ले लेता है। अंश मानसी जी और विशाखा जी को कार तक लेकर आता है। मानसी जी अंदर बैठ जाती है। विशाखा जी अंश के पास जाते हुए बोली, अपनी फीलिंग से श्योर होकर आना। अंश मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। विशाखा जी मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। अंश वापस मॉल में आ जाता है। अंश थिएटर के पास जाता है तो उसे तीनों बाहर खड़े ही मिलते हैं। तुम लोग अंदर क्यों नहीं गए, हम आ जाते। अंश तीनों को देखते हुए बोला। वैभव अंश की बात सुनकर बोला, वो हमने सोचा साथ ही चल गए, अब आप आ गए हैं तो चले। अंश हमें गर्दन हिला देता है। चारों अंदर जाने लगते हैं। अंश और वैभव पीछे चल रहे थे। अंश वैभव को देख उसके कान के पास जाकर बोला, मूवी कौन सी है। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, आप जब देखोगे तो मजा आ जाएगा, ये समझ लो आज आशु आपसे चिपक जाएगी। वैभव की बात सुनकर अंश मन में ही बोला, ओ तो कोई रोमांटिक मूवी है, चलो देखने में मजा आएगा। चारों अंदर जाकर एक लाइन में बैठ जाते हैं। सीमी के दूसरी साइड वैभव था और पहली साइड आशु, और उसके बाद अंश बैठा था। कुछ ही देर में मूवी स्टार्ट हो जाती है। यह एक हॉरर मूवी थी। मूवी देखते ही आशु और सीमी के फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि दोनों बहुत बार साथ में हॉरर मूवी देख चुकी है और ये मूवी उनकी फेवरेट भी है। वही अंश की तो हवा टाइट हो गई थी। कहा अंश ने सोचा कि एक रोमांटिक मूवी होगी जिसमें वो आशु को थोड़ा ही सही इम्प्रेस कर सकेगा, पर ये तो हॉरर मूवी है और अंश ने तो आज तक हॉरर मूवी देखी भी नहीं। वही वैभव खुश था कि इसी वजह से आज सीमी खुद से वैभव के गले तो लगेगी। वैभव तिरछी नजरों से सीमी को देखता है तो सीमी बड़े इंटरेस्ट के साथ मूवी देख रही थी। वैभव सीमी के कंधे पर अंगुली लगाते हुए बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। सीमी वैभव को नासमझी में देखते हुए बोली, क्यों, तुम्हें लग रहा है क्या। वैभव नहीं में गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, मैंने सोचा तुम्हें डर लग रहा होगा इसलिए पूछ लेता हूँ। सीमी नकली हंसी हंसते हुए बोली, बहुत धन्यवाद तुम्हारा जो पूछने कष्ट किया, अब मुझे मूवी देखने दो। वैभव सीमी को देखता रहता है। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी अंश की हालत खराब हो रही थी। डर तो वैभव को भी लग रहा था, पर वैभव अपना डर बाहर जाहिर नहीं होने देता। वही अंश घिरे घिरे आशु की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने एक हाथ से घिरे से आशु का हाथ पकड़ लिया। आशु घेरे से गर्दन घुमाकर अंश की ओर देखती है तो अंश को देख उसकी हंसी छूट जाती है। अंश की पकड़ आशु के हाथ पर कसी थी। उसके माथे पर इतनी ठंड में भी पसीना था और वो आंखें बंद करके बैठा था। अंश मन ही मन हनुमान चालीसा बोल रहा था। आशु अंश के हाथ पर हाथ रख धीरे से उसके कान के पास जाकर डरावनी आवाज में बोली, क्या हुआ अंश, डर लग रहा है। आवाज सुनकर अंश की हालत और ज्यादा पतली हो गई। अंश जो मन ही मन हनुमान चालीसा बड़बड़ा रहा था, अब वो शब्द बाहर सुनाई देने लगे थे। अंश को देखकर आशु को बहुत हंसी आ रही थी। आशु सीमी के हाथ लगाती है। सीमी आशु को इशारे में पूछती है, क्या हुआ।
आशु अंश की ओर इशारा कर देती है। अंश को देख सीमी को भी हंसी आने लगती है। सीमी वैभव की ओर देखती है तो वैभव चेयर से सर टिक्का कर सोने की कोशिश कर रहा था। आशु अंश के थोड़े पास जाती है और एक हाथ अंश के पीछे से लेते हुए दूसरी ओर करते हुए अंश के कंधे पर टैप करती है। अब अंश के बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अंश एक झटके में पलटता है और आशु के गले लग जाता है। आशु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अंश के ऐसे अचानक गले लग जाने से सीमी आशु की ओर देखती है तो अंश उसके गले लगा हुआ था। अंश डर से कांप रहा था। सीमी वैभव को हाथ लगाती है, उसकी नजरें अंश पर थी। वैभव अपने हाथ की ओर देखता है जिस पर सीमी का हाथ था। वैभव खुश हो जाता है और मन ही मन बोला, लगत है इसे मूवी से डर लगने लगा, चलो मेरे लिए अच्छा है देर आए दुरुस्त आए। और वैभव सीमी को देखता है तो सीमी इस सामने ना देखकर दूसरी ओर देख रही थी। वैभव सीमी की नजरों का पीछा करता है। सामने का नजारा देख उसकी जान हल्क में अटक जाती है। वैभव अपने सर पर मारते हुए बोला, ओ सिर्फ मैं ये कैसे भूल गया कि अंश भाई को हॉरर मूवी से डर लगता है। अगर भाई को पता चला तो वो मेरी खटिया खड़ी कर देंगे। सीमी वैभव को देखते हुए बोली, लगता है अंश भाई डर लग रहा है, हमें उन्हें लेकर चलना चाहिए। वैभव हाँ में गर्दन हिला देता है। वैभव अपनी सीट से खड़ा होता है, अंश के पास जाकर बोला, अंश भाई हम चल रहे हैं यहाँ से, आप डरो मत, वो बस एक मूवी है। पर अंश बुरी तरह कांप रहा था, उसके माथे पर पसीना आ गया था। आशु अंश की पीठ पर हाथ रख उसकी पीठ से हिलाने लगती है। आशु अंश को देख बोली, लगता है इसे पैनिक अटैक आया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैभव को अब घबराहट होने लगी थी। वैभव अंश को पकड़कर खड़ा करता है। आशु भी खड़ी हो जाती है, अंश को पकड़ लेती है। सीमी आशु का फर्ज उठाती है और चारों की सीट पर देखती है कुछ रह तो नहीं गया है। तभी वैभव की सीट पर उसे उसका फोन दिखाई दे जाता है। सीमी वैभव का फोन उठा लेती है और उनके पीछे जाने लगती है। आसपास जो भी मूवी देखने आए थे उनका ध्यान मूवी पर था। वैभव और आशु अंश को पकड़कर बाहर लाते हैं। अंश पसीने से लथपथ हो गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस वक्त उसके जहन में मूवी ना चलकर कुछ और ही चल रहा था जिसे देख वो और ज्यादा डर जाता है। आशु और वैभव दोनों मिलकर अंश को बाहर ले आते हैं। सीमी आगे जाकर गाड़ी का गेट ओपन करती है। वैभव अंश को गाड़ी में लेटा देता है। आशु भी अंश के साथ बैठ जाती है। अंश अब बेहोशी की हालत में आ गया था। वैभव और सीमी आगे बैठते हैं। वैभव जल्दी से गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ा देता है। अंश से ज्यादा तो वैभव की हालत खराब हो रही थी। अगर शिवेश को पता चल गया तो पता नहीं वो वैभव के साथ क्या करेगा। अंश के बचपन में एक घटना घटी है जिसकी वजह से उसे डर लगता है और वो डर उस पर अब भी कब्जा जमाए हुए हैं। कुछ वक्त में वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं। अंश बेहोश हो गया था। वैभव अंश को एक वार्ड बॉय की मदद से अंदर ले जाता है। डॉक्टर अंश को चेक करने लगते हैं। वही वार्ड के बाहर वैभव, आशु और सीमी खड़े थे। तीनों ही इस वक्त टेंशन में थे। आशु वैभव के पास आते हुए बोली, तुम्हें पता नहीं था क्या अंश को हॉरर मूवी से डर लगता है। वैभव टेंशन में हाथ से हाथ जोड़ अपने सर के पीछे से गर्दन पर ले जाता है और गर्दन झुकाते हुए बोला, पता था पर दिमाग से निकल गया था। आशु वैभव पर गुस्सा करते हुए बोली, वैभव इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना। सीमी आशु के पास आकर उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आशु दी छोड़ो इन सब बातों को, डॉक्टर आते ही होंगे। आशु हाँ में गर्दन हिला देती है और दूसरी ओर लगे सोफे पर बैठ जाती है। वही घर पर विशाखा जी बहुत खुश नजर आ रही थी। दादी कब से देख रही थी विशाखा जी कुछ सोचकर मुस्कुरा देती। अब दादी से रहा नहीं जाता। दादी विशाखा जी को देखते हुए बोली, क्या बात है छोटी बहू, बड़ा मुस्कुरा रही हो, अकेले अकेले हम भी मुस्कुराना चाहते हैं। विशाखा जी दादी को देख मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी खबर ही कुछ ऐसी है, आप सुनोगी तो गार्डन गार्डन हो जाओगी। दादी मुंह बनाते हुए बोली, तुम सीधे सीधे बताओ बात क्या है। विशाखा जी मॉल में हुई सारी बातें दादी को बता देती। विशाखा जी की बात सुनकर दादी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती। दादी हंसते हुए बोली, मतलब हमारे 3 पोतों को अपना जीवन साथी मिल गया, अब बस रुद्र को भी कोई प्यारी सी लड़की मिल जाए। हाँ माँ जी आप देखना रुद्र को भी बहुत प्यारी लड़की मिलेगी। विशाखा जी दादी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने अंश को चेक कर लिया था। डॉक्टर वार्ड से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर को बाहर आया देख वैभव उनके पास जाता, भाई कैसे है अब। डॉक्टर वैभव को देख शांत आवाज में बोले, मिस्टर सिंघानिया घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिस्टर राजपूत ठीक है, बस थोड़ा पैनिक हो गए थे जिस वजह से बेहोश हो गए थे। कुछ वक्त में उन्हें होश आ जाएगा, आप उन्हें घर ले जाए और हो सके तो उनका दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए। वैभव हाँ में सर हिला देता है। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वैभव एक नजर सीमी और आशु को देखते हुए बोला, मैं ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ, वो तुम दोनों को घर छोड़ देगा। आशु वैभव को मना करते हुए बोली, नहीं वैभव इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अंश के होश में आने तक यही है, उसके बाद हम कैब से चले जाएंगे।
वैभव कुछ नहीं कहता और अंश के वार्ड में चला जाता है। वैभव अंश के पास जाकर बैठ जाता है और उसका हाथ हाथों में ले लेता है। वैभव की आंखों में हल्की नमी थी। वो रुद्र, अंश और शिवेश दिनों से बहुत अटैच था। अंश को ऐसे देख वो इमोशनल हो रहा था। वैभव अंश का हाथ पकड़ धीरे से बोला, सॉरी अंश भाई, मेरे दिमाग से निकल गया था, पर अब मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। आप जल्दी से उठ जाओ बस। तभी वैभव को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वैभव नजर उठाकर देखता है तो सामने सीमी थी। वैभव एक हाथ निधि की कमर पकड़ बैठे बैठे उसके गले लग जाता है। सीमी अपने हाथ वैभव की पीठ पर रख देती है और उसकी पीठ सहलाने लगती है। वैभव ने एक हाथ से अंश का हाथ अब भी पकड़ रखा था। सीमी वैभव को कंसोल करते हुए बोली, वैभव अंश भाई बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और तुमने जानबूझकर तो ऐसा किया नहीं ना, तो तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो। वैभव सीमी की बात पर कुछ नहीं कहता, वैसे ही सीमी से चिपका रहता है। वही आशु गेट पर खड़ी अंश को देख रही थी। उसके जहन में बार बार अंश का उसे गले लगाना याद आ रहा था और यह याद आते ही आशु की धड़कन तेज धड़कने लगती है। कुछ देर बाद घिरे घिरे अंश को होश आने लगता है। अंश खुद को हॉस्पिटल में पाता है। सीमी वैभव के पास ही खड़ी थी और वैभव अंश का एक हाथ पकड़े गर्दन झुकाए बैठा था। सीमी अंश को होश में आया देख बोली, अब कैसे हो आप अंश भाई। सीमी की आवाज सुनकर वैभव की नजर भी अंश पर पड़ जाती है और वो एक झटके में अंश के लेटे हुए गले लग जाता है। अंश मुस्कुराते हुए बोला, अब ज्यादा चिपक कर अच्छा मत बन, आज तेरी वजह से मुझे हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़े हैं। अंश की बात पर सीमी भी मुस्कुरा देती है। आशु भी अंदर आ जाती है। वैभव अंश से अलग होते हुए बोला, सॉरी भाई, वो मैं भूल गया था। अंश प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, इट्स ओके। आशु अंश को देख घूरते हुए बोली, जब तुम्हें पता था हॉरर मूवी से तुम्हें डर लगता है तो तभी बाहर क्यों नहीं आए तुम। अंश आशु का सवाल सुन मन ही मन बोला, अब कैसे बताओ तुम्हें कि तुम्हें पटाने के लिए खुद का डर इग्नोर कर रहा था। आशु अंश के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, आंख खोले खोले ही फिर से बेहोश हो गए क्या। आशु की आवाज सुनकर अंश अपने ख्यालों से बाहर आता है और मुंह बनाते हुए बोला, आंख खोले खोले कौन बेहोश होता है। आशु नॉर्मल टोन में जवाब देते हुए बोली, क्या पता तुम हो जाओ। कुछ वक्त बाद अंश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। आशु अपने लिए कैब बुक करने लगती है कि अंश आशु को देखते हुए बोला, हम छोड़ देंगे, तुम दोनों को कैब बुक क्यों कर रही हो। आशु अंश की ओर देखते हुए बोली, तुम्हारी नजरें मेरे फोन पर गड़ी हुई सामने देखकर चलो, क्या पता दोबारा एडमिट करवाना पड़े। अंश मुंह बनाते हुए बोला, तुम सीधे सीधे बात नहीं कर सकती क्या। आशु हैरानी से अंश को देखते हुए बोली, तो मैं कहा जलेबियां तल रही हूँ, मैं तो सीधे सीधे बात कह रही हूँ, पर तुमको समझ नहीं आ रही, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अंश अपने माथे पर 2 उंगलियां चलाते हुए खुद से घिरे से बोला, अभी भी वक्त है अंश बेटा, सोच ले, वरना शादी के बाद रोज तेरा भेजा फ्राई होने वाला है। आशु अंश को देखते हुए बोली, क्या हुआ, अकेले क्यों बड़बड़ा रहे हो, कहीं पैनिक अटैक आने से दिमाग तो नहीं हिल गया तुम्हारा। अंश एक गहरी सांस लेते हुए आशु को देख कुछ कहने की कोशिश करता है, फिर मन मारकर गाड़ी की ओर चला जाता है। आशु अंश को ऐसे जाता देख खुद पर प्राउड करते हुए बोली, आशु से कोई जीत जाए वो भी बातों में, इतना आसान थोड़ी है। वही सीमी और वैभव अंश और आशु के पीछे आ रहे थे। वैभव सीमी से बात करना चाहता था पर क्या बात करे उसे समझ नहीं आ रहा था। आशु सीमी को देख बोली, चल हमारी कैब आने वाली है, बाहर रोड साइड खड़े हो जाते हैं हम दोनों। सीमी हमें सर हिला देती है। वैभव आशु को देखते हुए बोला, वो हम छोड़ देते आप दोनों को। आशु मना करते हुए बोली, नहीं वैभव, तुम उस गर्म खोपड़ी को घर लेकर जाओ, और वैसे भी हमारा घर और तुम्हारा घर अपोजिट साइड में है तो तुम्हें टाइम ज्यादा लग जाएगा। वैभव ज्यादा जिद ना करते हुए हाँ में सर हिला देता है और सीमी को एक नजर देख गाड़ी की ओर चला जाता है। सीमी और आशु भी वहां से बाहर की ओर चले जाते हैं। वैभव गाड़ी के पास आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और अंश की ओर देखता है जिसका मुंह फुला हुआ था। वो कुछ सोच रहा था। वैभव गाड़ी स्टार्ट कर अंश की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ भाई, भाभी के ख्यालों में अभी से खो गए क्या। वैभव की बात सुनकर अंश वैभव को घुरकर देखते हुए बोला, तेरी वजह से आज मेरा पोपट बन गया, तू बता नहीं सकता था कि हॉरर मूवी है। वैभव हंसते हुए बोला, अंश भाई दिमाग से निकल गया था, वैसे मानना पड़ेगा आपने आशु भाभी को गले बड़ा कसकर लगा रखा था, कितनी मुश्किल से मैंने आपकी पकड़ भाभी पर से छुड़वाई थी ये मैं ही जानता हूँ। अंश वैभव की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है। वो आंखें बंद कर सीट पर अच्छे से एडजस्ट होकर बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। वैभव अंश की ओर एक नजर देखता है, फिर अपनी नजरें सामने कर लेता है। उसका पूरा फोकस गाड़ी चलाने में होता है। सिंघानिया विला।
दादाजी इस वक्त अपने रूम में बैठे थे, साथ में चाय पी रहे थे। तभी दादी जी भी वहां आ जाती है। दादाजी दादी को देख बोले, वीरा के फैमिली वाले आ रहे हैं आज। दादा की बात सुनकर दादी जी बेड पर बैठते हुए बोली, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि वीरा की फैमिली में और भी लोग हैं, हम उनसे वीरा और शिवेश के रिश्ते की बात कर लेते। आप भूल रही है, वीरा के रिश्ते की बात आज से 10 साल पहले ही हो गई थी और हमने वीरा के मामा राकेश जी से बात करके ही इस रिश्ते की बात शुरू की थी और राकेश जी ने ही तो हमें वीरा के बारे में बताया था कि वो मुंबई आ गई है। दादी जी दादा की बात गौर से सुन रही थी। दादी दादा की बात पर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, चलो ये तो बया है, फिर वैसे शिवेश आ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया से। आपसे एक बात कहूँ। दादाजी चाय का एक शिप लेते हुए दादी की ओर देख हैरानी से बोले, आप कब से बात पूछने से पहले हमारी परमिशन लेने लगी। दादी मुंह बनाते हुए बोली, क्या हम उसको भी शादी में बुला रहे हैं। दादी की बात सुनकर दादा का चेहरा कठोर हो जाता है। दादाजी चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोले, कोई जरूरत नहीं है, वो आते ही तमाशा करने लगेगी, इससे तो अच्छा है आप शादी के बाद उनको बुला लेना। दादी हाँ में सर हिला देती है। रात के 11 बजे वीरा का जेट एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस वक्त वीरा ने अपना चेहरा नहीं छुपाया हुआ था। एयरपोर्ट पर इस वक्त सिंगापुर जाने के लिए कुछ देर में फ्लाइट उड़ान भरने को थी। वीरा सभी के साथ एयरपोर्ट से बाहर की ओर आ रही थी। वही ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट और कोट पहने एक लड़का एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। उसके पीछे उसका असिस्टेंट और 2 बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। वो लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था, गठीला शरीर, हल्की बियर्ड, नीली आंखें, पतले पिंक होठ, परफेक्ट जो लाइन, हाथों में रिसेस्ड वॉयर और एक हाथ में लिमिटेड एडिसन का फोन। परफेक्ट बॉडी, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए इस लड़के ने घंटों जिम में बिताया है। वही वीरा रोनित को कॉल करते हुए आ रही थी। सामने से आ रहे उस लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है। वीरा गिरने को होती है कि वो लड़का उसको कमर से पकड़ थाम लेता है। वीरा को देख उसकी नजरें वीरा पर जम जाती है। वीरा को देख उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वही वीरा एक नजर उस लड़के को देखते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, पर वो लड़का तो वीरा की खूबसूरती में ऐसे डूबा कि उसे वीरा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। वही सभी खड़े उन दोनों को देख रहे थे। अंकेश भावहीन आंखों से वीरा और उस लड़के को देख रहा था। नानी जी आगे आती है तो उस लड़के के साथ वाले बॉडीगार्ड नानी को रोक देते हैं। नानी उस बॉडीगार्ड को बुरी तरह घूरती है और उसको धक्का देकर लड़के के पास जाती है और उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, खूबसूरत है ना। वो लड़का वीरा को देख हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, बहुत। वीरा नानी को हैरानी से देखती है। आर्यन घेरे से मुस्कुराते हुए बोली, अब हेर इस मंजनू को सबक सिखाएगी, वाव, आते ही कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आर्यन के पास मामा जी खड़े थे। मामा घूरकर आर्यन को देखते हैं। आर्यन अपनी बतीसी मामा को दिखा देता है। नानी दोबारा उस लड़के की आंखों के सामने अपना हाथ करते हुए बोली, और ये कैसा है। वो लड़का आंखों के सामने किसी का हाथ देख सकपका जाता है और वीरा को संभाल कर खड़ा करता है। वीरा उस लड़के को गुस्से में देख रही थी। नानी वीरा के आगे आते हुए उस लड़के को देखते हुए बोली, शक्ल से अच्छा खासा दिखता है, फिर ये छपरी वाली हरकत क्यों कर रहा है, मेरी बेटी को ऐसे काहे ताड़ रहा है। वो लड़का नानी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता है और वीरा को देख अपने कदम आगे बढ़ा देता है। नानी जाते हुए लड़के को हैरानी से देखती रहती है। वही वो लड़का पलटते हुए एक बार वीरा को देख अपने मन में बोला, कुछ तो नशा है तेरी इन नजरों में, वरना इनमें डूबने की खता हम ना करते। इतना कहकर वो लड़का एक डेविल स्माइल करते हुए वहां से अंदर की ओर चला जाता है। नानी वीरा को देखते हुए बोली, तू ठीक है। वीरा हाँ में सर हिला देती है। सभी बाहर की ओर जाने लगते हैं। बाहर रोनित कार लिए पहले ही खड़ा था। 2 गायियां थी। आर्यन रोनित को देख भागकर उसके गले लग जाता है। हाय ब्रो, कैसे हो आप। रोनित मुस्कुराते हुए बोला, पहले अच्छा नहीं था पर तुझे देखते ही अच्छा हो गया। आर्यन मुस्कुराते हुए रोनित से अलग होता है। रोनित नानी के पैर छूता है। नानी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए उसे आशीर्वाद देती है। रोनित मामा मामी दोनों से मिलता है। सभी कार में बैठ जाते हैं और जिंदल विला की ओर चले जाते हैं। वही आशु सीमी को कहीं जाने के लिए तैयार कर रही थी। यार सीमी चल ना। सीमी नाराज होते हुए बोली, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, दी ने कहा था वो आज आ जाएगी पर रात के 11 बज रहे हैं, वो अब तक नहीं आए। आशु सीमी को समझाते हुए बोली, उसे कुछ काम हो गया होगा, अगर उसने आज का कहा है तो वो आज पक्का आ जाएगी। अब तुम मेरे साथ पार्टी में चल रही हो या नहीं। सीमी इरिटेट होते हुए बोली, यार आशु दी, इतनी रात को कौन पार्टी करता है, आपकी दोस्त भी ना अजीब है, अब तक तो पार्टी खत्म हो जाती और उसकी पार्टी अब चल रही है। आशु सीमी को सोफे से खींचकर खड़ा करते हुए बोली, यार वो कुछ यूनिक कर रही है, तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। सीमी पैर पटकते हुए अपने रूम की ओर चली जाती है। आशु सीमी के जाते ही फोन निकालती है और वीरा को मैसेज कर देती है, डन।
वही शिवेश की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। शिवेश और रुद्र दोनों एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। बाहर ही शिवेश के बॉडीगार्ड खड़े थे। शिवेश और रुद्र गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर में उनकी गाड़ी मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लग जाती है। उनकी कार एयरपोर्ट से कुछ आगे ही गई थी कि उनकी कार के आगे की गाड़ी जिसमें बॉडीगार्ड थे वो कार ब्लास्ट हो जाती है। ड्राइवर जोर से गाड़ी के ब्रेक लगा देता है, तभी उनकी कार पर फायरिंग होने लगती है। ये अचानक हम लोगों पर हमला किसने कर दिया? रुद्र आसपास देखते हुए बोला। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसलिए कोई भी गोली उन तक नहीं आ रही थी। शिवेश अपनी गन निकालते हुए, जल्दी से और बॉडीगार्ड को बुलाओ, हम चारों ओर से घिर चुके हैं, और ड्राइवर की ओर देखते हुए बोला। काका आप दूसरी सीट पर जाइए। ड्राइवर हाँ में सर हिला दूसरी सीट पर बैठ जाता है। रुद्र बॉडीगार्ड को फोन कर देता है और गन बाहर निकलता है। उनकी गाड़ी को चारों तरफ से गुंडों ने घेर लिया था। गाड़ी में बुलेट चलाने के लिए जगह बाई हुई थी। शिवेश गाड़ी की ड्राइवर सीट पर चला जाता है और एक बटन प्रेस करता है जिनसे जगह जगह कुछ छेद से दिखाई देने लगते हैं। शिवेश और रुद्र अब उन आदमियों पर निशाना साधने लगते हैं। वही विरा कार में थी, उनकी कार पीछे थी, जबकि राकेश जी, लता जी और नानी इनकी कार उनसे आगे चल रही थी। तभी रोनित का फोन बजता है। रोनित फोन देखता है तो उसके खास आदमी का था। रोनित कॉल उठा लेता है और स्पीकर पर कर देता है क्योंकि रोनित अभी गाड़ी चला रहा था। रोनित कॉल उठाते ही बोला, हाँ रोनी क्या खबर है? सर मुकेश अरोड़ा के आदमियों ने मिस्टर सिंघानिया पर हमला कर दिया है। विरा का ध्यान फोन में था। विरा फोन बंद कर रोनी से बोली, अभी के अभी लोकेशन सेंड करो और अपने आदमियों को वहां भेजो जस्ट नाउ। रॉनी विरा की आवाज सुनकर डर जाता है और यस मैम कहकर कॉल कट कर देता है। रॉनी लोकेशन सेंड कर देता है। शिवेश की कार भी उसी रास्ते पर थी। रोनित कार घुमाकर वापस एयरपोर्ट की ओर चला जाता है। अंकेश ने गाड़ी में रखी बुलेट गन में डालना शुरू कर दिया था। आर्यन विरा को देखते हुए बोला, दी ये मुकेश अरोड़ा तो वही है ना जिसने जीजू को मारने की सुपारी डैनी को दी थी, पर ये जीजू के पीछे क्यों पड़ा है? आर्यन की बात सुनकर रोनित बोला, पता नहीं, मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी कोई ठोस वजह तो मिली नहीं है। विरा अंकेश से गन ले लेती है और रोनित को देख बोली, तुम कार फास्ट चलाओगे? रोनित हाँ में सर हिला देता है। वही शिवेश की कार पूरी तरह डैमेज हो गई थी। शिवेश रुद्र को देखते हुए बोला, हमें कार से बाहर जाना होगा, कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। रुद्र हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हम तो चले जाएंगे पर काका को कैसे लेकर जाए? रुद्र की बात सुनकर शिवेश कुछ सोचते हुए बोला, एक काम करो, तुम काका के साथ गाड़ी से निकलो और साफ जगह पर रुको, तब तक मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ। रुद्र हाँ में हर हिलाते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। शिवेश हाँ में सर हिला देता है। शिवेश धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलता है। कुछ आदमियों पर तो शिवेश और रुद्र ने मिलकर ढेर कर दिया था, पर अभी भी बहुत आदमी बचे हुए थे। ड्राइवर के तो डर से पसीने छूटे हुए थे। शिवेश आसपास देखता है तो उसे वहां एक पेड़ दिखाई देता है। शिवेश आदमियों की ओर नजर करता है तो आदमी कार से कुछ दूर थे। शिवेश रुद्र की ओर देख आंखों से इशारा करता है। शिवेश का इशारा पाकर रुद्र हाँ में सर हिला देता है। शिवेश एक झटके में कार से निकलकर पेड़ के पीछे जाने लगता है। वो आदमी शिवेश को भागते देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। शिवेश इधर उधर होते हुए गोलियों से बच जाता है और पेड़ के पीछे हो जाता है। वहां से वो आदमियों को शूट करने लगता है। वही रुद्र ड्राइवर के साथ कार से निकलता है। रुद्र और ड्राइवर भागते हुए दूसरी ओर जाने लगते हैं कि एक आदमी की नजर उन पर पड़ जाती है और वो गोली चला देता है। गोली सीधा ड्राइवर के पैर में लगती है और ड्राइवर की चीख निकल जाती है। ड्राइवर के पैर पर गोली लगती है और वो वही गिर जाता है। रुद्र ड्राइवर को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि एक आदमी रुद्र की ओर गोली चला देता। शिवेश तुरंत उस आदमी को शूट कर देता है। वो गोली रुद्र को लगती उससे पहले वहां एक गाड़ी आकर रुक जाती है और वो गोली गाड़ी के लग जाती है। तभी आसपास से कई सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और एक एक कर सभी आदमियों को शूट कर देते हैं। गाड़ी से रोनित, अंकेश और आर्यन बाहर निकलते हैं। रुद्र अंकेश और आर्यन को देखता है। रुद्र अंकेश को तो नहीं पहचान पाता पर आर्यन को पहचान जाता है। रुद्र आर्यन को देखते हुए बोला, चाली आई मीन आर्यन, तुम यहाँ कैसे? तब तक शिवेश भी उनके पास आ जाता है। शिवेश आर्यन को देख रुद्र का सवाल दोहराते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन मुंह बनाते हुए शिवेश को देखते हुए बोला, मेरी बहन की शादी में आया हूँ और एयरपोर्ट से घर जा रहा कि रास्ते में किसी पर हमला होते देख मेरे आदमियों ने तुम दोनों को बचा लिया। वैसे जीजू आपकी जान को इतना खतरा है तो आप अपनी सिक्योरिटी इम्प्रूव क्यों नहीं करते? शिवेश आर्यन की बात सुनकर उसे इग्नोर कर रुद्र को देखते हुए बोला, हमारे गार्ड अब तक क्यों नहीं आए? रुद्र कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए। तभी वहां शिवेश के बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं। शिवेश उन्हें देख गुस्से में घुरते हुए बोला, तुम लोगों को जल्दी आने का कहा था, फिर इतना लेट क्यों आए हो? शिवेश की गुस्से भरी आवाज सुनकर एक बॉडीगार्ड डरते हुए आगे आता है और अपनी गर्दन झुकाते हुए बोला, सर वो सभी गाड़ियां पैचअप मिली और हमने टायर चेंज किए इसलिए वक्त लग गया।
रुद्र बॉडीगार्ड की बात सुनकर आगे आते हुए बोला, मतलब ये सब कुछ प्लान किया गया था, अगर आर्यन नहीं आता तो शायद वो अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते। रुद्र की बात सही थी, ये सब प्लान किया था, पर किसने और शिवेश से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। शिवेश ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में रोनित की आवाज सुनाई देती है। रोनित ड्राइवर को देखते हुए बोला, ये सब बाद में भी सोचा जा सकता है, पहले हमें ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। रोनित की बात सुनकर सबका ध्यान अब ड्राइवर पर जाता है। ड्राइवर अब बेहोश होने की कगार पर था। शिवेश गार्ड को देखते हुए बोला, तुम लोग काका को हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। गार्ड हमें सर हिलाकर ड्राइवर को अपने साथ ले जाता है। शिवेश आर्यन को देखते हुए बोला, थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। आर्यन हंसते हुए बोला, मैंने आपकी नहीं अपनी बहन की हेल्प की है, अब शादी से पहले ही अपनी बहन को विधवा होते हुए तो नहीं देख सकता ना। शिवेश अंकेश और रोनित की ओर इशारा करते हुए बोला, ये दोनों कौन है? आर्यन अंकेश और रोनित की ओर देखते हुए बोला, ये मेरे दोस्त भी है, भाई भी है, मतलब मेरे सब कुछ है। शिवेश अंकेश और रोनित दोनों से मिलता है, तब तक वैभव कार लेकर वहां आ जाता है। आसपास का नजारा देख वैभव घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे शिवेश और रुद्र खड़े दिखाई देते हैं। वैभव गाड़ी से निकलकर भागते हुए शिवेश के पास जाता है। भाई आप ठीक हो? गार्ड ने बताया आप पर हमला हुआ है। शिवेश वैभव को घबराया देख उसे शांत करते हुए बोला, रिलैक्स वैभव, कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है। शिक्षा आर्यन को देखते हुए बोला, ठीक है हम जाते हैं। आर्यन हमें सर हिला देता है। रुद्र और शिवेश वैभव के साथ घर के लिए निकल जाती है। रोनित गार्ड को देखते हुए बोला, यहाँ से सब कुछ पहले जैसा कर दो। गार्ड हमें सर हिला देता है। विरा गाड़ी में ही बैठी थी। गाड़ी के ब्लैक कांच था जिस कारण किसी को विरा अंदर बैठी हुई नहीं दिखी। रोनित ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी चला देता है। विरा आर्यन की ओर देख गुस्से में बोली, तुम अपनी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलाते हो? आर्यन विरा की बात सुन अपने दांत दिखा देता है। अंकेश विरा को देखते हुए बोला, अब घर पर क्या जवाब देंगे, हम कुछ ज्यादा ही लेट हो गए हैं और आशु अब तक सीमी को भी लेकर वहां पहुंच गई होगी। विरा सामने देखते हुए बोली, हमें कुछ भी जवाब नहीं देना, अगर कोई जवाब देगा तो ये अंश का बच्चा देगा और मैंने आशु को मैसेज कर दिया था, वो लेट से आएंगी। आर्यन विरा को देख मुंह बनाते हुए बोला, यार दिया, आप मुझे क्यों फंसा रही हो? हम आपके पति को बचाने गए थे, जवाब आपको देना चाहिए। विरा अपने पर्स से ईयरफोन निकालती है और मोबाइल से कनेक्ट कर गाना चला जाता लेती बेचारा आर्यन आवाज देता रहता है। आर्यन को देख रोनित और अंकेश दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है क्योंकि आर्यन बिल्कुल बच्चों जैसा बर्ताव कर रहा था। वही सीमी हॉल में बैठे चिल्ला रही थी, आशु दी यार, अब और कितना टाइम लगाना है आपको? आशु वॉशरूम में से आवाज लगाते हुए बोली, यार रुक जा 5 मिनट, इतनी क्या चुल मची है तेरे? सीमी आशु की बात सुनकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, पहले मुझे कह रही थी मैं जल्दी तैयार हो जाओ वरना हम पार्टी में लेट हो जाएंगे, और अब खुद वॉशरूम से बाहर आने का नाम तक नहीं ले रही है। वही आशु वॉशरूम में बैठे बैठे विरा को गालियां निकाल रही थी, तभी उसके पास विरा का मैसेज आ जाता है। विरा घर पहुंच गई थी और आशु को सीमी के साथ आने का बोल रही थी। आशु ऊपर देखते हुए बोली, थैंक यू कान्हा जी, आपने मेरी सुन ली, वरना पता नहीं मुझे कितने टाइम और वॉशरूम में रुकना पड़ता। आशु एक बार खुद को आईने में देखती है और वॉशरूम से बाहर निकल हॉल में आ जाती है। सीमी मुंह फुलाए सोफे पर बैठी थी। आशु सीमी को देखते हुए बोली, अच्छा यार सॉरी, मेरी वजह से हम लेट हो गए, पर मैं भी क्या करती, पेट अचानक खराब हो गया और मुझे कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, अब चले। सीमी मुंह बनाते हुए खड़ी हो जाती है और आशु के साथ बाहर आ जाती है। सिंघानिया विला। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे तो घर के सभी सदस्य सो गए थे। रुद्र भी शिवेश के साथ उसके घर आता है। रुद्र सिंघानिया विला में ही रहता था, इसलिए यहाँ पर उसका कमरा अलग से था। सिंघानिया विला। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे तो घर के सभी सदस्य सो गए थे। रुद्र भी शिवेश के साथ उसके घर आता है। रुद्र सिंघानिया विला में ही रहता था, इसलिए यहाँ पर उसका कमरा अलग से था। तीनों बिना आवाज करे घिरे घिरे अंदर आते हैं, तभी पूरे हॉल की लाइट एक साथ जल जाती है। वैभव दांतों तले जिभ दबाते हुए बोला, ये बड़ी माँ अब तक जग रही है, सोई क्यों नहीं? शिवेश वैभव को देखते हुए बोला, मॉम इतना लेट तभी सोती है जब तू कुछ कांड करके आता है, और आज पक्का तुमने कोई ना कोई कांड जरूर किया है, बता क्या किया है तुमने? वैभव शिवेश को देख मासूम सा लगता फेस बनाते हुए बोला, यार भाई आप हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो, मैंने कुछ नहीं किया है सच्ची। तभी हॉल में मानसी जी आते हुए बोली, वैभव इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, बता शिवेश को कि तुमने इसके दोस्त के साथ क्या किया है। रुद्र मानसी जी को देख उनके गले लगते हुए बोला, मॉम कैसी हो आप? मानसी जी रुद्र को खुद से अलग कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी दिनों से कहाँ था तू?
रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ था मॉम। वही वैभव घिरे से वहां भागने की फिराक में था। वो घिरे घिरे अपने कदम बढ़ाते हुए वहां से जा रहा था कि शिवेश की नजर वैभव पर जाती है। शिवेश वैभव की कॉलर पकड़ पीछे खींचते हुए बोला, तू कहाँ जा रहा है, पहले बताकर तो जा कि तुमने अंश के साथ क्या किया है। वैभव आंख बंद कर मन ही मन बोला, कान्हा जी प्लीज भाई से बंचा लीजिए, मैं आपके पूरा 11 रुपए। नहीं वैभव, इतना गरीब तो नहीं है तू, हमें पूरे 1100 के लड्डू आपके चाऊंगा और साथ में गरीबों को भोजन भी करवाऊंगा, प्लीज आज मेरा साथ दीजिए। मानसी जी शिवेश को देख बोली, ये नहीं बताने वाला, मैं ही बता देती हूँ तुझे। इसने आज अंश को हॉरर मूवी दिखाई जिससे अंश को पैनिक अटैक आ गया और इसने हमें बताया तक नहीं। शिवेश गुस्से में वैभव को घूरते हुए बोला, वैभव। वैभव तुरंत पलट जाता है। वैभव सिर झुकाकर बोला, भाई मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझे याद नहीं रहा, पर अंश भाई खुद भी तो वहां से उठकर आ सकते थे ना। पर नहीं, भाई को तो अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था और इसी चक्कर में उनका पोपट बन गया। रुद्र वैभव की बात सुनकर नासमझी में बोला, गर्लफ्रेंड वो भी अंश की। वैभव हाँ में सर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, पर वो अलग बात की अंश भाई की गर्लफ्रेंड वो अब तक बनी नहीं है। शिवेश वैभव को गुस्से में घुरते हुए बोला, जो भी हो पर तुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। शिवेश आगे कुछ कहता उससे पहले ही मानसी जी उसे रोकते हुए बोली, बस बस अब मेरे बच्चे को ज्यादा डांटना मत। वैभव मुंह बनाते हुए बोला, रहने तो बड़ी मॉम, आपने ही तो भाई को बताया ना। रुद्र आगे आकर वैभव के गले में बाहें डालते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि अगर इस शिवेश के बच्चे को बाहर से पता चलता तो ये तुझे डांट डांट कर हॉस्पिटल पहुंचा देता और तू खुद से इसे बताने से रहा, इसलिए मॉम ने तेरा काम आसान कर दिया। रुद्र की बात सुनकर वैभव मुस्कुरा देता है और मुस्कुराते हुए रुद्र से अलग होते हुए बोला, मुझे पता था भाई से कैसे बचा जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही मॉम को अपने साइड कर लिया था। शिवेश वैभव को पकड़ने को हुआ कि वैभव वहां से मुस्कुराते हुए भाग जाता है। उसको ऐसे जाता देख तीनों मुस्कुरा देते हैं। मानसी जी शिवेश और रुद्र को देखते हुए बोली, तुम दोनों जाओ फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तब तक तुम दोनों के लिए खाना गर्म करती हूँ। दोनों हमें सर हिला अपने रूम की ओर चले जाते हैं। वहीं मानसी जी किचन की ओर चली जाती है। जिंदल मेंशन। आर्यन इस वक्त नानी के सामने खड़ा था और नानी आर्यन को घुरे जा रही थी। आर्यन इरिटेट होते हुए बोला, यार नानी सच कह रहा हूँ, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था इसलिए हम लेट हो गए थे। आपको मुझ पर यकीन नहीं तो रोनित भाई से पूछ लो। नानी रोनित की ओर देखती है तो रोनित हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ नानी ये सच कह रहा है, ऐसा ही हुआ था। अब नानी विरा की ओर पलटती है। विरा मामा मामी के साथ सोफे पर बैठी थी। नानी विरा को देखते हुए बोली, तो महारानी साहिबा हमारी नातिन को आपने बुलाया है कि नहीं। विरा नानी को देखती है फिर हॉल में लगी घड़ी को देखते हुए बोली, एक दो। नानी विरा का ऐसा रिएक्शन देख बोली, ये गिनती आती है मुझे, तेरी नानी पई लिखी हुई है, तुझसे जो पूछा है उसका जवाब दे। विरा नानी को देख मुस्कुराते हुए बोली, 3। तभी घर की डोर बेल बजती है। विरा गेट को देखते हुए बोली, लो आ गई आपकी नातिन। नानी खुश होते हुए आर्यन को देखते हुए बोली, अब खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, लाइट ऑफ कर सारी। मामी मुस्कुराते हुए टेबल पर रखा रिमोट उठाते हुए बोली, क्या माँ जी क्यों बेचारे बच्चे के पीछे पड़ी हो आप, लाइट में ऑफ करती हूँ। विरा तुम जाकर गेट ओपन करो। विरा हाँ में सर हिला देती है और मामी जी रिमोट से सारी लाइट बंद कर देती है। वही सिमी आस पास देखते हुए बोली, आशु दी ये कैसी पार्टी है, यहाँ तो कोई माहौल नहीं लग रहा पार्टी का, आप सही एड्रेस पर तो आए हो ना। आशु सिमी को घूरते हुए बोली, पार्टी अंदर चल रही है बाहर नहीं, तो माहौल तो अंदर बना हुआ है ना। तो पार्टी में जाते हैं तब ऐसे डोर बेल कब बजाते हैं, गेट खुला रहता है ना। सच सच बताइए आप मुझे कहाँ लेकर आए हो। सीमी शक भरी नजरों से आशु को देखते हुए बोली। सीमी की बातें सुन आशु फ्रस्ट्रेशन में मन ही मन बोली, यार ये विरा की बच्ची ने कहाँ फंसा दिया है मुझे। एक ये सीमी थोड़ी देर रुक नहीं सकती, सवाल पूछ पूछ कर पक्का दिया है मुझे, और अब ये कोई गेट ओपन क्यों नहीं कर रहा। आशु दोबारा डोर बेल बजाने को हुई कि गेट ओपन होने की आवाज आती है। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। आशु सीमी का हाथ पकड़ अंदर ले जाती है। सीमी अंदर देखते हुए बोली, आशु दी यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, ऐसी कौन सी पार्टी रखी गई है यहाँ पर। आशु कोई जवाब नहीं देती है। सीमी दोबारा बोली, आशु दी कुछ बोलो, कहाँ हो आप। जब आशु कुछ नहीं बोलती तो सीमी अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती है और इधर उधर करती है तो लाइट नानी के चेहरे पर पड़ती है। नानी को देख सीमी उछलते हुए बोली, नानी आप यहाँ, और भागते हुए नानी से चिपक जाती है। तभी मामी लाइट जला देती है। सबके चेहरों पर सीमी को देख स्माइल थी। सीमी नानी का चेहरा पकड़ते हुए उनकी गाल पर किस करते हुए बोली, आई मिस यू सो मच नानी, मैंने आपको बहुत 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 याद किया। नानी को देख सीमी उछलते हुए बोली,
नानी आप यहाँ, और भागते हुए नानी से चिपक जाती है। तभी मामी लाइट जला देती है। सबके चेहरों पर सीमी को देख स्माइल थी। सीमी नानी का चेहरा पकड़ते हुए उनकी गाल पर किस करते हुए बोली, आई मिस यू सो मच नानी, मैंने आपको बहुत 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 याद किया। नानी सीमी से अलग होकर उसके सर पर मारते हुए बोली, चल झूठी, कभी नानी को कॉल किया हुआ याद आ रहा है। सीमी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नानी, कॉल पर कैसी बातें करना, बात तो आमने सामने करते हैं, उसमें ही मजा आता है। तभी आर्यन पीछे से जाकर सीमी की आंखों पर हाथ रख देता है। सीमी आर्यन के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, आर्यन भाई आप भी आए हो। आर्यन अपना हाथ हटा मुंह बनाते हुए बोला, यार तुम्हें पता कैसे चल जाता है ये मैं ही हूँ। सीमी आर्यन के गले लगते हुए बोली, वो ऐसे कि मेरी आंखों पर आप हाथ रखते हो और विरा दी की आंखों पर आशु दी। विरा का नाम लेते ही आशु उदास हो जाती है। उसकी उदासी सभी को दिख जाती है। विरा एक पिलर के पीछे खड़ी थी। सीमी को उदास देख विरा से अब और नहीं रुका जाता है और वो पिलर के पीछे से निकलते हुए बोली, अब ये मुंह बनाना बंद कर, तुझे कहा था आज आ जाऊंगी तो मैं आज आ गई। सीमी दूसरी ओर मुंह फेरते हुए बोली, मुझे नहीं करना आपसे बात, आपने कहा था आप आ जाओगी पर वो आजकल में बदल चुका है। अभी रात के 1 बज रहे हैं। विरा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी, तेरे लिए सरप्राइज प्लान करने में वक्त लग गया था। अब अपने फेवरेट कपल और फेवरेट भाई से तो मिली नहीं तू। विरा की बात सुनकर सीमी विरा से नाराजगी भूल उसकी ओर पलटते हुए बोली, क्या मामा मामी और अंकेश भाई भी आए हैं? विरा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाते हुए एक और हाथ कर देती है जहां मामा मामी खड़े मुस्कुरा रहे थे। सीमी भागते हुए मामी के पास जाती है। सीमी आराम से, अगर गिर गई तो हाथ पैर टूट जाएगा बेटा। सीमी मामी के गले लगते हुए बोली, अरे मामी आप उस पर ध्यान मत दो, मैं नहीं गिरने वाली, आप तो मुझे प्यारी सी पपी और झप्पी दो बस। सीमी की बात पर सभी मुस्कुरा देते हैं। लता जी प्यार से सीमी के माथे पर किस करते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा? सीमी दोनों हाथ उठाते हुए बोली, आपका बच्चा परफेक्ट एंड फाइन है। अच्छा तो मामी मिली तो मामा को भूल गई? राकेश जी थोड़ी नाराजगी से बोले, अरे मामू आपको भी भला कोई भूल सकता है, आप तो सीमी की जान हो जान। सीमी मामा जी के गले लगते हुए बोली। राकेश जी सीमी को अलग करते हुए बोले, हाँ हाँ वो तो दिख रहा है हमें। सीमी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मामा जी को घूरती है। मामा जी सीमी को ऐसे देख खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाते। सीमी इधर उधर देखते हुए बोली, अंकेश भाई कहाँ है? अंकेश एक तरफ सोफे पर बैठा था और उसके बगल में रोनित बैठा था। दोनों अपने सामने हो रहे भरत मिलाप को देख रहे थे। अंकेश के आगे आर्यन खड़ा था इसलिए सीमी उसे देख नहीं पाती। अंकेश बैठे बैठे बोला, कुछ ज्यादा ही जल्दी आपको हमारी याद नहीं आ गई? प्रिंसेस सीमी आवाज की दिशा में जाते हुए बोली, क्यों भाई आपको भी मुंबई आए 4 दिन हो गए, तब आपको हमारी याद नहीं आए? अंकेश सीमी की बात सुनकर रोनित को घूरते हुए बोला, तूने बताया प्रिंसेस को? रोनित अंकेश को देखते हुए बोला, मैंने नहीं, तेरी बेस्टी ने बताया था, मुझे ब्लेम मत कर। अंकेश रोनित की बात सुनकर आशु को घूरकर देखता है। आशु इधर उधर देखने लगती है। सीमी कमर पर हाथ रख अंकेश को घूरते हुए बोली, तो आप मुझसे छुपाकर रखना चाहते थे? अंकेश जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सीमी के पास आते ही हुए बोला, नहीं प्रिंसेस, वो तो विरा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी इसलिए हम तुमसे मिलने नहीं आए। अंकेश की बात सुनकर विरा घुरते हुए अंकेश को देखती है तो अंकेश सीमी को गले लगाते हुए विरा की और एक हाथ से कान पकड़ते हुए सॉरी बोल देता है। सीमी सबसे मिलकर बहुत खुश थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर मिलकर सभी बातें करते हैं। आशु भी सभी से मिलती है। आशु को सभी पहले से जानते थे तो सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, खासकर सीमी से मिलकर। एक तो सिमी घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी थी। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। वही सीमी अपने रूम में ना जाकर विरा के पीछे चली जाती है। विरा को पता था सीमी आने वाली है, वो अपनी लाडली बहन की हर हरकतों से वाकिफ थी। विरा वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो जाती है और एक फुल लेंथ नाइटी पहनकर बाहर आती है तो देखती है सीमी उसके बैंड पर बैठे बैठे उबासी ले रही थी। विरा सीमी को देख ड्रेसिंग की ओर जाते हुए बोली, सीमी पहले कपड़े चेंज करके आओ। सीमी विरा की ओर देख असहाय आवाज में बोली, दी हमें सोना है, हम नहीं बदल रहे कपड़े। विरा नाइट क्रीम लगाते हुए बोली, तुम जा रही हो या मैं उठाकर वॉशरूम में छोड़ कर आओ तुम्हें? सीमी मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ वक्त में वो पजामा और टी शर्ट पहनकर आती है और आते ही बेड पर पेट के बल लेट जाती है और कुछ वक्त में ही उसे नींद आ जाती है। विरा आशु के पास जाती है और उसे अच्छे से लेटाती है और नाइट क्रीम लाकर उसके चेहरे और हाथ पर लगाती है और वापस नाइट क्रीम ड्रेसिंग पर रखकर आशु के बंगल में लेट जाती है। विरा के बेड पर लेटते ही सीमी उसकी ओर करवट लेती है और विरा को हक करके सो जाती है। विरा के फेस पर स्माइल आ जाती है। विरा आशु के सर पर प्यार से किस करती है और बेड के पास रखी टेबल से रिमोट उठाती है और एक बटन प्रेस करती है जिससे सारे रूम की लाइट ऑफ हो जाती है।
विरा रिमोट वापस टेबल पर रख अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ वक्त में ही उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह अरोड़ा हाउस। मुकेश अरोड़ा इस वक्त बहुत गुस्से में लग रहा था। मुकेश गुस्से में आकर पूरे रूम को तहस नहस कर दिया था क्योंकि एक बार फिर उसे हार मिली थी। मुकेश को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुकेश गुस्से में अपने डैड से बोला, और कितनी हार का सामना करना पड़ेगा हमें, 3 बार मुझे उस शिवेश सिंघानिया से हार मिली है। मुकेश के डैड दिनेश अरोड़ा उसके सामने बैठे शिगार पी रहे थे। वो शिगार की एक घूंट लेकर धुआं उड़ाते हुए बोले, खुद पर कंट्रोल करो मुकेश, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इस बार शिवेश अकेला नहीं, कोई और भी है जो उसका साथ दे रहा है, वरना तुम ही सोचो, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा माफिया डैनी था और डैनी मारा गया। और तो और कल हमारे आदमियों ने पूरी तरह से शिवेश को घेर रखा था, फिर भी शिवेश की जान बच गई। इसका मतलब तो यही हुआ कि कोई तो है जो हमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जो उस सिंघानिया की मदद कर रहा है। मुकेश सोफे से खड़ा होते हुए बोला, ऐसा कौन हो सकता है डैड? दिनेश अरोड़ा कुछ सोचते हुए बोले, तुम उस लड़की को क्या नाम बताया था? उस रागिनी ने। कुछ देर सोचने के बाद, हाँ याद आया, विरा। विरा शर्मा को अपनी तरफ करो और उससे शिवेश की कंपनी की जानकारी लेते रहो। ये रागिनी तो हमारे कोई काम की नहीं रही, मुझे लगता है इस पर उस सिंघानिया को शक हो गया, तभी तो वो इसके सामने कभी भी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करता है। वो विरा जरूर हमारी मदद कर सकती है। मुकेश को भी अपने डैड की बात कहीं ना कहीं सही लगती है। मुकेश कुछ सोचकर तिरछी स्माइल करता है। सिंघानिया विला। सभी इस वक्त डाइनिंग हॉल में बैठे थे, नाश्ता कर रहे थे। दादाजी शिवेश की ओर देखते हुए बोले, कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और तुमने अब तक पार्टी क्यों नहीं दी? हम सोच रहे थे आज तुम पार्टी रख दो, और आज तुम्हारी और विरा की सगाई भी होनी है तो साथ में तुम दोनों की सगाई भी हो जाएगी। शिवेश जूस का एक घूंट लेकर टेबल पर गिलास रखते हुए बोला, मैं आपकी बात मानकर शादी कर रहा हूं, पर मैं नहीं चाहता कि इस शादी के बारे में ज्यादा लोगों को पता चले। शादी में हमारे रिलेटिव हो तो अच्छा होगा, और रही पार्टी की बात तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद होगी। इतना कहकर शिवेश बिना किसी की बातें सुने वहां से चला जाता है। दादी जी शिवेश को जाता देख दादाजी की ओर देखते हुए बोली, हम कहीं जबरदस्ती शादी करवा के कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? दादी जी की बात का जवाब मानसी जी देते हुए बोली, नहीं माँ, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। शिवेश के दिल में आज भी रिधिमा है और उसे रिधिमा को भूलना होगा। शादी के बाद विरा शिवेश के साथ रहेगी तो हो सकता है वो रिधिमा को भूलकर आगे बढ़े। मानसी जी की बात पर सहमति जताते हुए रुद्र बोला, मॉम सही कह रही है दादी, ऐसे तो ये पूरी जिंदगी कुवामरा बैठा रहेगा। और रही विरा और इसकी बात, तो ये विरा के साथ बिल्कुल रिधि जैसा बर्ताव करता है, तो मुझे नहीं लगता दादू का फैसला गलत है। रुद्र की बात पर सभी सहमति में हाँ में सर हिला देते हैं। मानसी जी अंश और रुद्र को देखते हुए बोली, तुम दोनों जाकर सिन्हा जी से विरा के लिए अंगूठी लेकर आ जाना। अंश हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, फ्रिक नोट आंटी हम ले आएंगे, आप अपने लाडले को घर पर टाइम से बुला लेना। मानसी जी अंश की बात पर हाँ में गर्दन हिला देती है। मानसी जी वैभव को देखते हुए बोली, और तुम अंश के मॉम को लेने जा रहे हो, वो कुछ वक्त में एयरपोर्ट पर आ जाएंगे। वैभव हाँ में सर हिला देता है। विशाखा जी अंश को देखते हुए बोली, और हमारे नवाबजादे आ रहे हैं कि नहीं? अंश मुस्कुराते हुए बोला, जब यहाँ आने की बात होती है तो वो शहजादा बड़ी से बड़ी डील को ठुकरा दे, पर यहाँ आने के लिए इनकार कभी नहीं करता। तभी शिवेश अपना लैपटॉप बैग उठाए हुए आता है और रुद्र और अंश को देखते हुए बोला, तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना क्या? दोनों हमें गर्दन हिला देते हैं। शिवेश दोनों को देख बाहर जाते हुए, 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर आओ। इतना कहकर शिवेश लंबे कदम लेकर बाहर चला जाता है। रुद्र तुरंत खड़ा हो जाता है। अंश जूस का गिलास उठा, एक घूंट में सारा पीते हुए गिलास वापस टेबल पर रखते हुए बोला, आंटी क्या खाकर आपने इस जल्लाद को पैदा किया था? ना खुद खाता है और ना हमें खाने देता है। मानसी जी अंश की बात पर मुस्कारा देती है। वैभव अंश को देखते हुए बोला, अब जल्दी जाओ वरना ये ना हो खाया हुआ वापस बाहर निकाल दे आपका जल्लाद दोस्त। अंश मुंह बनाते हुए रुद्र के साथ बाहर चला जाता है। दोनों बाहर आते हैं तो शिवेश वही खड़ा मिल जाता है। तीनों गाड़ी में बैठते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। वही विरा इस वक्त एक विला के सामने खड़ी थी। वो विला बहुत ही आलिशान और खूबसूरत था। जो भी इस घर को देखता बस देखता ही रह जाता। विरा इस वक्त अपने माफिया गेटअप में थी। विरा विला के अंदर जाती है, आसपास खड़े सभी बॉडीगार्ड उसको ग्रीट करते हैं। विरा सीधे विला के पीछे वाले भाग में जाने लगती है। उस बंगलो की सिक्योरिटी बहुत थी, जगह जगह बॉडीगार्ड तैनात थे। ये विला असल में क्वीन का वेपन रखने का अड्डा था, और इनकी रखवाली विरा की सबसे बड़ी टीम ब्लैक निंजा स्क्वायर टीम करती थी, जिसकी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इस टीम को 4 भागों में बांटा गया था।
ब्लैक निंजा स्क्वायर टीम भाग ए सबसे खतरनाक टीम थी जिसका नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लग जाते थे। इस टीम का लीडर काली था। विरा विला के पीछे बने बेसमेंट में जाती है जहां मोना को चेयर पर बांधा गया था। मोना इस वक्त बेहोश थी। विरा काली को देख अपनी कठोर आवाज में बोली, इसे होश में लाओ। काली हमें सर हिला देता है और एक तरफ चला जाता है। कुछ वक्त में काली वापस आता है। उसके हाथ में बर्फ के पानी की बाल्टी थी। काली वो पानी एक साथ मोना पर गिरा देता है और मोना तुरंत चीखते हुए होश में आ जाती है। पानी इतना ठंडा था कि मोना के दांत किटकिटाने लगते हैं और वो कांपने लगती है। मोना सामने देखती है तो उसे अपने सामने वही लड़की दिखाई देती है जिसने उसके उस दिन बाल काटे थे। मोना विरा को देखते ही डरने लगती है। वो डरते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ऐसे क्यों बांधा गया है। विरा अपने हाथों की अंगुलियां आपस में उलझाते हुए अपनी कठोर आवाज में बोली, और रियली मोना खुराना, तुम सच कह रही हो, तुमने कुछ नहीं किया। मोना डर से कांपते हुए कपकपाती आवाज में बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। इस बार विरा अपना चेहरा मोना के चेहरे के सामने ले जाती है। विरा की आंखें बल्ब शॉट की तरह लाल हो गई थी। मोना विरा की आंखों में देख और ज्यादा डर जाती है। विरा गुस्से में दांत भींचते हुए बोली, लास्ट बार मौका दे रही हूँ, सच सच बोलना। मोना डरते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। विरा वापस चेयर पर टिकते हुए बैठ जाती है। मोना कपकपाती आवाज में बोली, वो मैंने सीमी को मारने की कोशिश की क्योंकि उसकी वजह से मुझसे मेरे मोम डैड अलग हो गए। वैभव सीमी को पंसद करता है और उसने मेरे डैड को मुझसे छीन लिया। मैं बस इसी का बदला लेना चाहती थी। विरा मोना की बात सुनकर उसको एकटक देखते हुए बोली, मोना तुम्हें कुछ दिखाना है, एक बार वो देखना, फिर बताना कि तुमने सही किया है या गलत। विरा काली की ओर इशारा करती है। काली विरा का इशारा समझकर काली वहां रखे प्रोजेक्ट से पेन ड्राइव कनेक्ट करता है और उसे चला देता है। सामने बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होती है। उस वीडियो में सुमित खुराना और उनकी वाइफ लता उर्फ विधा दोनों लिविंग रूम में सोफे पर बैठे थे। उनके पास मोना की हम उम्र का एक लड़का बैठा था। वो लड़का हंसते हुए बोला, क्या बात है मॉम डैड, आप लोग सच में बड़े शातिर हो। करण रजावत की बेटी से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और उनकी बेवकूफ बेटी को पता तक नहीं चला। सुमित हंसते हुए बोला, उसको तो ये भी पता नहीं चला कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है, मेरे दोस्त करण की बेटी है। इतना कहकर सुमित हंसने लग जाता है। उसके साथ वो लड़का और विधाजी भी हंसने लग जाते हैं। मोना पर तो मानो एक साथ कई बिजलियां टूट पड़ी हो। उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। मोना की आंखों से आंसू निकल बाहर गिरने लगते हैं। मोना को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कहा जाए, जिस बाप के लिए वो किसी को मारने पर आ गई वो तो उसका बाप है ही नहीं। विरा मोना को ऐसे देख बोली, सच्चाई कड़वी जरूर है मोना, पर सच है, सुमित खुराना तुम्हारा बाप नहीं है, तुम उनकी गोद ली हुई बेटी हो जिसको सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए गोद लिया गया था। मोना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए बोली, मेरे असली मोम डैड कौन थे। विरा एक हाथ से मोना की गाल पर आए आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हारे डैड का नाम करण रजावत था, रजावत फैमिली के इकलौते वारिस। तुम्हारी मोम तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। तुम्हारे पापा और दादी ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला था। सुमित खुराना तुम्हारे डैड का दोस्त था, उसकी नज़र उनकी प्रॉपर्टी पर थी। तुम्हारे डैड को तुम्हारे लिए बहुत डर लगता था। तुम्हारी दादी उनसे कहती थी कि वो शादी कर ले, पर उन्होंने तुम्हारे लिए शादी नहीं की और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। एक दिन सुमित ने धोखे से तुम्हारी कस्टडी के पेपर करण से साइन करवा लिए और उन्हें इतनी शराब पिलाई जिससे वो अपना होश खो बैठे और कार ड्राइविंग करते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और तुम्हारी दादी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका हार्ट अटैक आ गया जिससे वो चल बसी। और तुम्हारे 19वें बर्थडे पर सुमित ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करवाने के बहाने से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया। वो तुम्हें मारना चाहता था, पर इतने साल साथ रहने पर उनकी वाइफ को तुमसे लगाव हो गया जिस वजह से वो तुम्हें मार नहीं पाया। और जिस दिन उसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आया उसी दिन उसने इंस्पेक्टर के साथ मिलकर मरने का प्लान बनाया और इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया। और कुछ दिन बाद अपनी वाइफ को भी उसी इंस्पेक्टर की मदद से ऑस्ट्रेलिया बुला लिया। विरा इतना कहकर चुप हो जाती है। मोना को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो बचपन से सुमित की चाल का शिकार बनी हुई थी। मोना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। विरा कुछ देर मोना को देखती है, फिर चेयर से खड़ी होकर मोना के हाथ खोल देती है और मोना को देखते हुए बोली, तुम्हारे घर पर तुम्हारे मामा आकाश मल्होत्रा तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ पर फोकस करो। और रही सुमित खुराना की बात, तो उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। मोना चेयर से उठते हुए विरा की ओर देखते हुए बोली, आपसे एक बात कहूं। विरा हाँ में सर हिला देती है। मोना नम आंखों से विरा को देखते हुए बोली, क्या मैं एक बार आपको हक कर सकती हूँ। मोना की बात सुनकर विरा उसकी आंखों में देखती है। मोना की आंखों में गिल्ट,
बेबसी और दर्द झलक रहा था। विरा आगे बका मोना को गले लगा लेती, मोना भी विरा को कसकर गले लगा लेती है। मोना विरा से अलग होते हुए बोली, थैंक यू मुझे सच का आईना दिखाने के लिए, और हो सके तो सिमी और वैभव को मेरी तरफ से सॉरी कहना। विरा हाँ में सर हिलाती है और काली को देखते हुए बोली, मोना को उसके घर छोड़कर आओ। काली हाँ में सर हिला देता है और मोना काली के साथ वहां से चली जाती है। शाम का वक्त जिंदल विला के गार्डन में बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी। चारों तरफ व्हाइट, रेड और ब्लू फूलों से सजावट की गई थी। मामी जी सजावट को ध्यान से देख रही थी। क्या भैया आपने वहां पर अब तक सजावट नहीं की है? वहां पर फूल लगाए और आप खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? वहां पर लाइटिंग कौन लगाएगा? मामी जी एक आदमी को देखते हुए बोली। वो आदमी जाते हुए बोला, जी मैडम अभी लगाते हैं। तभी वहां नानी जी आ जाती है। नानी जी सजावट देखते हुए बोली, वाह लता आपने सजावट तो बहुत बढ़िया करवाई है। लता जी इरिटेट होते हुए बोली, कहाँ माँ ये लोग कितना घिरे काम कर रहे हैं। सगाई का मुहूर्त होने जा रहा था है और लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं और अभी तक इन लोगों ने सजावट नहीं की। आर्यन पानी का गिलास मामी के सामने करते हुए बोला, अरे मामी आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम देखते हैं सारी तैयारी, आप पहले पानी पियो। मामी गिलास पकड़ते हुए बोली, इसकी हमें बहुत जरूरत थी बेटा, आप पक्का सारी तैयारी देख लेगा ना? आर्यन हमें सर हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ मैं सब कुछ देख लूंगा, आप अब रेस्ट करो। नानी जी लता को देखते हुए बोली, तुम इन्हीं कपड़ों में लड़के वालों का स्वागत करोगी क्या? पहले तैयार तो हो जाओ। मामी जी हाँ मैं सर हिलाते हुए अंदर जाते हुए आर्यन को घूरते हुए बोली, मेरी बेटी की सगाई में कोई कमी रह गई ना तो मार मार के तेरा कुचुम्बर बना दूंगी। आर्यन मुंह बनाते हुए मामी को देखकर हुए बोला, हाँ हाँ इस बच्चे की तो किसी को कंदर ही नहीं है, इकलौता चिराग हूँ घर का, फिर भी रद्दी भर इज्जत नहीं देते हैं बेरहम घर वाले। रोनित आर्यन को दूसरी तरफ ले जाते हुए बोला, चल मैं देता हूँ तुझे इज्जत, मेरे साथ चल।